नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जोर देकर कहा कि छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण आवश्यक है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मतदाता सूची सटीक और शुद्ध हो और उसमें कोई भी अवैध प्रविष्टि न हो। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बात से सहमत हैं कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण एसआईआर जरूरी है और वे इस पर काम भी कर रहे हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर में हार्डकोर नक्सली चैतू और अनंत के आत्मसमर्पण पर कहा कि 80% नक्सलवाद खत्म हो चुका है, शेष भी जल्द समाप्त होगा। एसआईआर के लिए जो गणना पत्रक घरों में दिया जा रहा है वो 2025 के मतदाता सूची के आधार पर जनरेटेड है, जिसका नाम 2025 की मतदाता सूची में है। 2003 के मतदाता सूची में वो बालिग होगा तो नहीं, परंतु उसके किसी परिवार के किसी सगे संबंधी का ब्लड रिलेशन का एक नाम 2003 में होना ही चाहिए, अवश्य होना चाहिए। और अगर नहीं है तो परीक्षण करना होगा, और अगर ऐसे लोग पकड़े जाएंगे तो फॉरेनर्स एक्ट है और ऐसे बहुत सारे जो प्रावधान है उनके अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की ही जाएगी, जेल में डाले जाएंगे। ईयर का अर्थ ये है भाई कि 2025 में जिनके नाम है वो सब आ गए हैं। 3 के बाद जो बालिग होंगे उनके नाम भी आ जाएंगे, लेकिन जिनका कोई आधार ही 3 में नहीं होगा, उनके ब्लड रिलेशन का कोई व्यक्ति ही 3 में नहीं होगा, वो व्यक्ति कहां से आ गया, ये समझना पड़ेगा ना। तो ऐसे व्यक्ति चिन्हांकित होंगे तो उनके ऊपर विभिन्न जो धाराएं हैं, विभिन्न एक्ट हैं, उन सब पर कार्रवाई होगी और साथ ही साथ फॉरेनर्स एक्ट पर भी कार्रवाई होगी, जेल में डाला जाएगा। भाई स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं इसमें। अभी बताओ भाई कैसा भ्रम है, कहने से नहीं होता है, कोई बताया कैसा भ्रम है। इसमें भ्रम का कोई मामला ही नहीं है, बहुत स्पष्टता है बात की। एसआईआर होना ही चाहिए। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो भाजपा ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी एसआईआर बहुत अच्छे से उनको कोई मतलब नहीं है राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, वो बिल्कुल उस राहुल गांधी की बात नहीं मान रहे हैं। वो बिल्कुल स्पष्टता है उनको कि एसआईआर ठीक है, उसको करना चाहिए, इसलिए वो लगे हुए हैं उस पर। तेलंगाना के रहने वाले हैं चैतू, और इन्होंने बस्तर में पुनर्वास किया है। पुनर्वास की प्रक्रिया लगातार बस्तर में जारी है, लगातार समूचे देश में भी जारी है। तो किसी बात से इसको कोरिलेट करने का कोई अर्थ बहुत है नहीं, परंतु ये जरूर है कि ये जब भी हो ये अच्छा है, शांति आना चाहिए। सरकार का बहुत स्पष्ट कहना है इसमें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ विगत विधानसभा चुनाव से पहले ही आह्वान किया था, उनकी प्रेरणा से, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के स्पष्ट रणनीतियों से, निर्णयों से, सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से बस्तर से ही और समूचे देश से नक्सलवाद समापन की ओर है। तो ये सदैव ये कदम स्वागत योग्य है, चाहे जब भी हो, सरकार इसके लिए तैयार है। जो पुनर्वास नहीं करेंगे, जो फिर से हथियार उठाकर बात करेंगे, तो सशस्त्र बल के जवान पर्याप्त है उनसे इन सारी बातों को करने के। अब तक जो क्षेत्रों जैसे उन्होंने ये भी कहा कि अगली बार नक्सल मुक्त भारत के बाद ही कौन। मैंने सुना है कि जब उन्होंने गृह मंत्री के नाते विभाग संभाला था तो गृह मंत्रालय में जाते ही पहली बार उन्होंने कहा था कि जैसे पूर्वोत्तर के लिए अलग सेल बनकर रखा हुआ है, जम्मू कश्मीर के लिए अलग सेल बनकर रखा हुआ है और नक्सलिज्म के लिए अलग सेल बनकर रखा हुआ है, ऐसे 3 सेल केंद्र में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में चला करते। उन्होंने कहा कि ये तीनों सेल समाप्त होने चाहिए और देश के हर एक कोने को बिल्कुल समानता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप बिल्कुल देख रहे हैं इस बात को कि जम्मू कश्मीर में स्थिति आ गई है। आप बिल्कुल देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी लगभग समाप्त हो चुकी है और ऐसे ही नक्सलवाद यह भी लगभग समाप्त हो चुका है। बहुत पराक्रमी है, कैसे निर्णय करते हैं, कैसे इतने बड़े निर्णय लेने का साहस उनमें होता है और उस निर्णय को धरातल पर उतार लेने का सामर्थ्य उनमें है, ईश्वर के पास। सर जीडीपी % के हिसाब से जीडीपी का वृद्धि दर है और यह वृद्धि दर तब है जब दुनिया में बड़े शक्तिशाली देश ने टैरिफ की बात की। ये भारत है भाई, भारत के लोगों के मनोभाव, भारत के लोगों के सामर्थ्य, भारत के लोगों के पराक्रम, भारत के लोगों के परिश्रम के आगे ऐसी चीजें नहीं टिकती। समूची दुनिया देख रही है, जो वृद्धि दर कोई और न पा सका वो भारत पा लेता है। और
जिस तरह से जो हमने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत सबसे बड़ा आर्थिक ताकत वाला देश बनेगा, मैं सोचता हूं कि वो उस लक्ष्य पर हम आगे बढ़ ही रहे। छत्तीसगढ़ में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस सम्मेलन में नक्सलवाद को लेकर विस्तृत मंथन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नक्सलवाद राज्य की आंतरिक सुरक्षा और विकास के लिए सबसे बड़ा अवरोध रहा है, लेकिन सरकार की लगातार कोशिशों से ये अब बहुत सीमित इलाकों तक सिमट गया है। उप मुख्यमंत्री का कहना था कि सरकार की नीति और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति ने नक्सल उन्मूलन अभियान को गति दी है। विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में नक्सलवाद समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार नक्सलवाद उन्मूलन के लिए डबल स्पीड में काम कर रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ विकास के लिए भी बड़ा अवरोध था नक्सलवाद, और नक्सलवाद का उन्मूलन सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आज जब नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चला, पूरे देश भर में नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है। जहां बड़ी संख्या में जिले प्रभावित थे नक्सलवाद से, अब बहुत सीमित जिलों में रह गया है। तो ये इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वहां केंद्र राज्य सरकार की इच्छा शक्ति क्या है। अब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व की सरकार, डबल इंजन की सरकार डबल गति से नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रही है, और अब नक्सलवाद जो है पूरी तरह समाप्ति की ओर है। देखिए, वास्तविकता ये है कि मतदाता सूची बनाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। कि पहले प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन होता है, आपत्ति दावा बुलाया जाता है, आपत्ति दावा के सुनवाई के उपरांत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होता है। कांग्रेस के लोग मतदान केंद्रों में यदि सक्रिय नहीं होंगे और जो मतदाता सूची में गलत ढंग से नाम जुड़े हैं, उसी को दूर करने के लिए ये एसआईआर हो रहा है। और क्या गलत लोगों का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए? क्या जो देश के नागरिक नहीं है उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। के बाद आपका स्वागत है। देश में प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एशिया के सबसे बड़े प्लांट भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार की महती रेल परियोजना के अंतर्गत भिलाई नगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों द्वारा सूचना पटल पर जो नक्शा बनाया गया है, उस पर से पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम गायब होने से कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इस गंभीर मामले पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भिलाई नगर रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए इतिहास को मिटाने का काम बीजेपी कर रही है। हम सभी जानते हैं कि भिलाई नेहरू जी की कल्पना से बना शहर है और पूरा भारत इसमें बसता है। हम रेलवे प्रबंधन को चेतावनी देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। भिलाई नगर रेलवे स्टेशन से जुड़े जो इतिहास है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सम्मान के साथ उल्लेखित होना चाहिए। भिलाई नगर रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई इतिहास जो है उसको मिटाने का काम बीजेपी कर रही है। भिलाई हम सब जानते हैं, नेहरू जी की कल्पना से बना ये शहर और पूरा भारत इसमें बसता है। जिस तरीके से रेलवे स्टेशन भिलाई नगर में नेहरू जी आए, राजेंद्र प्रसाद जी आए, पूर्व राष्ट्रपति जी, इन सब की आगमन को कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया से अलग किया गया, इतिहास को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसका हम विरोध करते हैं और रेलवे प्रबंधन को हम ये चेतावनी भी देते हैं कि आपको इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम करने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे स्टेशन से जुड़े हुआ जो इतिहास है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनका नाम सम्मान के साथ उल्लेखित होना चाहिए। प्रधानमंत्री को चिट्ठी उट्टी लिखेंगे क्या इसको लेकर आप? जी जरूर, इसको लेकर हम रेलवे बोर्ड से लेकर जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको याद दिलाएंगे कि इतिहास को इस तरीके से आप छोड़िए नहीं। छत्तीसगढ़ में हाल ही में बढ़ाए गए जमीनों के गाइडलाइन रेट मुद्दे पर विरोध और सियासत अभी थमी नहीं है। पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर ये आरोप लगाया था कि पिछली सरकार ने घोटालेबाजों को निवेश कर जमीनें खरीदने के लिए जमीनों के गाइडलाइन को 30% तक घटाया और उसी पर स्थिर रखा। अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा है कि सरकार बताए, जांच कराए, आंकड़े जारी कर साफ करे कि कौन नेता है जिसने दामा खेड़ा के आगे 300 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी है। बीजेपी सरकार बताए कि कौन है जिसने नवा रायपुर में 250 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी। दीपक बैज ने DGIG कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ की बिगड़ती कानून
व्यवस्था की समीक्षा कर लेनी चाहिए। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के दबाव में बीएलओ मजबूर होकर आत्महत्या तक कर रहे हैं। दीपक बैज ने धान खरीदी को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 12 से 13 दिन बाद भी कई धान खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सरकार धान खरीदी टाल रही है। कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में एक तुगलकी फरमान इस सरकार ने जारी किया है कि जमीन खरीदी की जमीन की गाइडलाइन की दरों को बढ़ा दी गई है, जो कि हमारी सरकार में जमीन खरीदी पे सीधा सीधा 30% छूट दी गई थी रजिस्ट्री में। उसके बाद इस सरकार आते साथ उसको छूट को भी खत्म कर दी और 10 गुना जमीन गाइडलाइन की रेट इस सरकार ने बढ़ा दी है। इससे कहीं ना कहीं जबरदस्त पूरे प्रदेश में आक्रोश है। छोटे छोटे मध्यम परिवार, छोटे परिवार, मध्यम परिवार, नौकरी पेशा वाले, छोटे बिजनेस वाले जो जमीन खरीदकर घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए जमीन खरीदना अब सपना रह गया है। आखिर जो बहुत से ऐसे छोटे जमीन के कारोबार हैं, उन कारोबारियों का भी धंधा चौपट हो चुका है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमीन खरीदी में एडवांस पैसा देके रखे, उनका क्या होगा। मतलब कुल मिलाकर यह सरकार सिर्फ अपने फायदा के लिए इन 2 सालों की काली कमाई को सफेद करने के लिए पहले जमीन खरीदे काली कमाई के पैसे से और उस पैसे को सफेद करने के लिए अब जमीन का रेट बढ़ाकर कहीं ना कहीं दलाली करने का काम कर रही है। और इसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आम जनता, आम नागरिक ने घेर लिया था उनको, लेकिन सरकार जवाब तक नहीं दे पा रही है। सत्ताधीश अवैध कमाई से कई सैकड़ों जमीनें खरीद रहे हैं। वो कौन नेता है जो भारतीय जनता पार्टी का, कौन वो मंत्री है जो दामाखेड़ा के आगे बेमेतरा जिले में 300 एकड़ से अधिक जमीन खरीदी है। वो कौन नेता है, कौन मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के कि रायपुर के नवा रायपुर में 275 एकड़ से अधिक जमीन खरीदी की है। कौन करेगा इसका जांच? सरकार को तो और भारतीय जनता पार्टी को इस इशू पर सफाई देना चाहिए, स्पष्टीकरण परीक्षण करना चाहिए। कौन है ऐसा मंत्री, कौन मंत्री है, कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो 275 एकड़ रायपुर के आसपास खरीदी की जा चुकी है और लगातार खरीदी कर रहे हैं। कुल मिलाकर छोटे कारोबार और छोटे आम आदमी, छोटे मध्यम परिवार को इस सरकार ने जमीन खरीदी से कोसों दूर करने का काम किया, बर्बाद कर दिया है और कहीं ना कहीं इसका आक्रोश जबरदस्त है। आने वाला समय में सरकार को हम चुनौती देते हैं कि सरकार इस गाइडलाइन रेट को तत्काल कम करे, अन्यथा एसआईआर खत्म होने के बाद 4 तारीख के बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। प्रदेश सरकार की मेजबानी में पूरे देश के डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई है और इस कॉन्फ्रेंस को या इस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आ रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक छत्तीसगढ़ में स्थायी रूप से सरकार डीजीपी नियुक्त नहीं कर पाई है और छत्तीसगढ़ खुद एक ऐसा राज्य है जहां पे अपराध के मामले में यूपी और बिहार की कंपटीशन कर रहा है, जो लगातार लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार
जिस राज्य में कलेक्टर ऑफिस कलेक्टर एसपी ऑफिस जला दिए जाते हैं, जहां गरीबों के घर जला दिए जाते हैं, उस राज्य में डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के बिगड़ते कानून व्यवस्था का भी समीक्षा कर लेना चाहिए। चुनाव आयोग भले दावा कर ले कि हम लगभग 97% से अधिक फॉर्म बांट दिए गए हैं, लेकिन कलेक्शन कितना हुआ है? कलेक्शन आज भी 50% तक नहीं हुआ है, क्योंकि बीएलओ के ऊपर चुनाव आयोग द्वारा इतना प्रेशर और दबाव बनाया जा रहा है कि बीएलओ परेशान है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरे जहां एसआईआर वाले राज्यों में 25 से अधिक बीएलओ की मौत हुई है, मैं समझता हूं एसआईआर का जो अभी लगभग 6 दिन बाकी है, 4 दिसंबर को कंप्लीट होना है, मैं नहीं समझता हूं कि पूरे मतदाताओं तक एसआईआर का काम पूरा होगा, पूरे मतदाता जुड़ पाएंगे, क्योंकि अभी भी 50% फॉर्म जमा नहीं हो पाया है। तो 6 दिन में क्या जमा होगा? आप देखेंगे बहुत सारी त्रुटियां हैं। जहां पर बेमेतरा जिला की बात करें, जहां 2 फॉर्म देना चाहिए, एक फॉर्म आप उनको दो, भर के वापस जमा करेंगे, दूसरा आप पावती देंगे। बेमेतरा जिला में बिल्कुल पावती तक नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ सिंगल फॉर्म बांटा जा रहा है। ऐसा क्यों? इस तरह से बहुत सारे जिलों में त्रुटियां हैं, उसको सुधार की आवश्यकता है। बीएलओ को अनावश्यक रूप से प्रेशर और दबाव बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं बीएलओ डिप्रेशन में है, और इस महीने के अंदर 4 दिसंबर तक किसी भी स्थिति में नाम जोड़ने और काटने का संभव नहीं है। चुनाव आयोग को तो डेट आगे बढ़ानी चाहिए, ताकि पूरे मतदाताओं का एसआईआर हो सके और नए मतदाताओं को जोड़ा जा सके। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी बराबर निगरानी बनाई हुई है। हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जा भी रहे। उसी तरह धान खरीदी देख रहे, 15 तारीख से धान खरीदी शुरू हो चुकी है पूरे प्रदेश में, और लगभग 12 से 13 दिन हो चुके हैं। आज भी कई खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है, टोकन नहीं मिल रहा है, टोकन नहीं कट रहा है, और इस समय फिर से किसानों का रकबा काटा जा रहा है। अनावरिक रिपोर्ट के आधार पर धान खरीदी की जा रही है। प्रति एकड़ 12 से 15 कुंटल खरीदी की जा रही है। कहीं न कहीं सरकार नहीं चाहती किसानों का धान खरीदे। 5 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है। मतलब पूरी तरह से धान खरीदी व्यवस्था अव्यवस्थित हो चुकी है। किसान आक्रोश गुस्से में है। इसी का नतीजा है कि मंत्रियों को लगातार किसान घेर रहे। उप मुख्यमंत्री का घेराव करना, विजय शर्मा जी का घेराव करना, मतलब किसान कुल मिलाकर इस सरकार की नीतियों से, धान खरीदी नीतियों से परेशान है, त्रस्त है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर कांग्रेस गंभीर है। आने वाला समय में एसआईआर के बाद धान खरीदी को लेकर भी कांग्रेस पूरे प्रदेश में बड़ा मूवमेंट चलाने का अभी विचार कर रही है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर में जबरदस्त उछाल ने हर किसी को हैरान कर दिया है। अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच जुलाई सितंबर की तिमाही में डीजीपी 8.2% बढ़ी, जो पिछले 6 तिमाहियों का सबसे ऊंचा स्तर है। बताना चाहेंगे कि पिछली तिमाही में ये 7.8% थी। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सुधारवादी आर्थिक नीतियों की बदौलत भारत ने मजबूत आर्थिक वृद्धि हासिल की है। भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। 2% का ग्रोथ रजिस्टर किया जी सेकेंड क्वार्टर। मोदी जी के सुधारवादी रिफॉर्म ओरिएंटेड आर्थिक नीतियों के बदौलत भारत की रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और लार्जर इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूअसली बनी हुई है और लगातार पूरी दुनिया कोरोना के बाद से विशेष तौर पे देख रही है कि आपदा को मोदी जी ने अवसर में कैसे बदला, पीएलआई स्कीम कैसे लेकर आए, अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स कैसे लाए, इनकम टैक्स में बड़ा रिबेट कैसे दिया, जीएसटी में बड़ा रिबेट कैसे दिया, और इन सब का परिणाम है कि आज इंडियन इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में अपनी पहचान बना रही है। सेक्टर 9 स्थित भिलाई महिला महाविद्यालय में 47वां वार्षिक खेल दिवस संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस आयोजन में छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया, जिसमें खेल भावना और शारीरिक फिटनेस पर जोर दिया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य खेल गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना और खेल भावना को प्रोत्साहित करना था। प्राचार्य श्रीमती प्रतिभा छाया क्लॉडियस ने इस मौके पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें बैडमिंटन और म्यूजिकल चेयर जैसे खेल शामिल रहे। गौरतलब है कि इस्पात नगरी के सेक्टर 9 में स्थित भिलाई महिला विद्यालय में वार्षिक खेल उत्सव का आयोजन किया गया। इस वार्षिक 2025-26 खेल दिवस में छात्राओं ने विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि का स्वागत सम्मान विधिवत किया गया। तत्पश्चात छात्राओं ने यहां पर खेल का प्रदर्शन किया। समय आया विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करने का, तो यहाँ पर जिन छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया था खेल में, उन्हें यहाँ पर पुरस्कार दिया गया। बताना चाहेंगे कि यहाँ पर शिक्षकों की भी बराबर की भागीदारी रही। उन्होंने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। एक दिवसीय स्पोर्ट्स डे को लेकर प्राचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज भिलाई महिला महाविद्यालय में 47वें एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी को निमंत्रण किया था, लेकिन हाई कारण के कारण वो यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए। और विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच श्री विजय कुमार गुप्ता जी, मैनेजिंग ट्रस्टी भिलाई एजुकेशन ट्रस्ट उपस्थित थे, और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुमूल्य समय हमें दिया। और आज हमारे बच्चों ने बहुत सी गतिविधियों में भाग लिया, और उसके साथ ही साथ हमारे जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी आयोजन रखे गए थे। बिलो 50 एंड अबव 50 दो कैटेगरी में टीचिंग स्टाफ का कंपटीशन था, और उसी प्रकार से नॉन टीचिंग स्टाफ का भी कंपटीशन था। तो मैं आप सबको इसके लिए बहुत ही धन्यवाद देती। मैं उसकी बहुत ही प्रशंसा करती हूँ कि खेल एक ऐसी चीज़ है, खेल को मैं कहती हूँ जिंदगी का मैदान। खेल का मैदान जिंदगी के मैदान के समान है, जहाँ हम हार और जीत दोनों को एक्सेप्ट करने की हमारी जो एबिलिटी है वो खेल का मैदान बढ़ाता है। तो मैं इसकी बहुत ही प्रशंसा करती हूँ। बहरहाल इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल रही। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप से लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।